हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर 11th एंड 12th। अगर हम नीट की बात करेंगे तो 11th क्लास में ये पढ़ाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन वाइज बात की जाए तो 2 क्वेश्चन कंपलसरी इसके ऊपर होते हैं स्ट्रेट, डायरेक्टली एज इट इज क्वेश्चन, जबकि बाकी के बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो डिपेंडिंग ऑन जीओसी होंगे, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे। ओके, मतलब वो कहीं ना कहीं यूज होते हैं। जीओसी अगर नहीं मालूम तो वो हम सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म है या कुछ और पार्ट है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला जाता है, जिसको शॉर्ट में जीओसी बोलते हैं। ओके, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये हर हर जगह पे ये टॉपिक सबसे पहले पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, और बेसिकली इस टॉपिक के ना 2 पार्ट किए जाते हैं, मतलब दो क्लासेस में इसको पढ़ाया जाता है। पहला तो इसका जो ये है टाइप हम बोलेंगे, या पहला जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ओके, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ये इसका पहला पार्ट है। ओके, इसमें कई सारे इफेक्ट्स है, रेजोनेंस इफेक्ट है, मेसोमेरिक है, इंडक्टिव है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, कई सारे इफेक्ट्स हैं जो आप पढ़ोगे। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट इसका बताया जाता है वो होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। मतलब पूछा जाएगा कोई एसिड है तो कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, या फिर एसिडिटी किसकी ज़्यादा है, किसकी स्ट्रेंथ एसिड की ज़्यादा है या बेस की ज़्यादा है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है ये हमको इसमें बेसिकली देखना होता है। ओके, अब डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट चालू करने से पहले हम और कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, जो हम इसको हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर बोल सकते हैं। ओके, इसमें हम पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मल चार्ज के बारे में, फॉर्मल चार्ज। फिर हमें पढ़ना पड़ेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में, और उसके बाद हम जा सकते हैं फिर इफेक्ट्स। ओके, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जैसा इंडक्टिव इफेक्ट है, फिर उसके टाइप है, फिर उसके एग्जाम्पल है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके लिए जो बेसिक चीज़ें मालूम चाहिए वो हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ है वो है फॉर्मल चार्ज। ओके, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज होता क्या है ये हमको पहले देखना है। तो देखो, फॉर्मल चार्ज कुछ भी नहीं है। फॉर्मल चार्ज मतलब चार्ज ऑन एन एटम, चार्ज ऑन एन एटम इन बॉन्डेड स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, इन बॉन्डेड स्टेट। ओके, जैसा मान लो हमने लिखा HCl, आपको पूछा गया यहाँ पे H पे क्या चार्ज है, Cl पे क्या चार्ज है। ओके, या फिर यहाँ पे दिया गया NaOH, आपको पूछा गया किसके ऊपर क्या चार्ज है। या फिर आपको दिया गया OH और आपको पूछा गया किसके ऊपर क्या चार्ज है। और एक है, मान लो आपको दिया गया NH, यहाँ पे भी H, NH3, और एक आपको दिया गया NH, यहाँ पे H, और यहाँ पे एक H है, यहाँ पे प्लस चार्ज है। ओके, अब इसमें अगर देखा जाए तो H पे भी 0 चार्ज होता है, Cl पे भी 0 चार्ज होता है, यहाँ पे Na पे 0 होता है, O पे 0 होता है, O पे 0, H पे 0 होता है, यहाँ पे H पे 0 होता है, लेकिन O पे माइनस चार्ज होता है। हम हमेशा OH माइनस लिखते हैं। यहाँ पे भी देखा जाए, इस पे 0 है, इस पे 0 है, इस पे 0 है, इस पे 0 है, यहाँ पे भी इसके ऊपर 0 चार्ज, 0 चार्ज, 0 चार्ज, 0 चार्ज, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, इसको हम अमोनिया आयन बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से कोई भी स्पेसीज अगर आपको दी गई और आपको पूछा गया कि बॉन्डेड स्टेट में उसके ऊपर क्या चार्ज है, तो वो चार्ज हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा, या जो हम बताते हैं उसको ही हम फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। ओके, जैसा सिंपल एग्जांपल और एक है हमारे पास वाटर का, HOH। अगर आपको पूछा है किसके ऊपर क्या चार्ज है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0। ओके, लेकिन जब आप इसको अलग फॉर्म में लिखते हो, H3O लिखते हो, तो वहां पे चार्ज आता है। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो इसमें एक चीज आपको पहले समझनी पड़ेगी कि फॉर्मल चार्ज क्या है। इट इज नथिंग बट द चार्ज एग्जिस्ट ऑन एन एटम इन अ बॉन्डेड स्टेट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जनरली जो चार्ज होता है ये फॉर्मल चार्ज, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। ओके, फॉर्मल चार्ज जो होता है वो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर ये फॉर्मल चार्ज डिपेंड होता है। ओके, अब यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया है बॉन्डेड स्टेट। अब हमको मालूम है अगर एटम बॉन्डेड नहीं होता, अगर खुला एटम है या फ्री स्टेट में एटम है, तब हम उसके अंदर की जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
वो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। ओके, जैसा हम लिखेंगे, मान लो यहाँ पे मैंने Cl लिखा। अब Cl एक फ्री स्टेट में है। ओके, अगर हमको पूछा गया इसके ऊपर चार्ज क्या है तो माइनस होता है, लेकिन ये फ्री स्टेट में, तो फ्री स्टेट में उसके ऊपर जो चार्ज है वो हम फॉर्मल चार्ज में कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम फॉर्मल चार्ज में कौन सा कैलकुलेट करेंगे, वो जो कि बॉन्डेड स्टेट में है। तो हम यहाँ पे और एक चीज क्या बोल सकते हैं कि इन फ्री स्टेट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, और उसको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, लेकिन जब वो कंबाइंड स्टेट में होता है या बॉन्डेड स्टेट में होता है, तब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ओके, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इन बॉन्डेड स्टेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आइदर लेस और मोर और इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, मतलब वो कई बार कम होंगे, कई बार ज्यादा होंगे, या कई बार इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन फ्री स्टेट में तो इक्वल ही होते हैं कंपल्सरी। ओके, अब देखो, अब कंडीशन है, अगर ओके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बॉन्डेड एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर उसके ऊपर जो बॉन्डेड स्टेट में रहने के बाद भी उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है वो नंबर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जितना होगा, तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा जिसको हम फॉर्मल चार्ज बोलते हैं, Fc लिखूंगा मैं हर बार, Fc या फॉर्मल चार्ज, वो हो जाएगा 0। ओके, एग्जाम्पल के साथ भी हम समझेंगे, पहले रूल ये समझ लो। नंबर 2, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बॉन्डेड एटम, ओके, अगर ये ज्यादा है देन, मोर देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अगर इक्वल है तो हमने क्या बोला था, चार्ज 0 है, लेकिन अगर ज्यादा है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, मतलब इसका जो Fc होगा, फॉर्मल चार्ज होगा, वो क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसके ऊपर है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो -1 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो -2 आएगा, इस तरह से। नंबर 3, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बॉन्डेड एटम इज लेस देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम है तो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना है तो 0, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम है तो फिर वहां पे कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा, प्लस, इसलिए उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर रहे तो फॉर्मल चार्ज 0, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो माइनस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो प्लस। ओके, और यहाँ पे एक चीज बहुत आपको ध्यान में रखनी है कि फॉर्मल चार्ज इज नॉट इक्वल टू OS, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। कई बार बच्चे इसको ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कंफ्यूज होते हैं। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर्मल चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जहां पे उसके ऊपर जो भी चार्ज आता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं या एक्साइट होते हैं या शिफ्ट होते हैं उस वक्त, लेकिन फॉर्मल चार्ज मतलब वो बॉन्डिंग की स्टेट में रहने के बाद आने वाला चार्ज। ओके, सो डोंट कंफ्यूज इन फॉर्मल चार्ज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट प्रॉपरली नहीं मालूम तो आप रेडॉक्स रिएक्शन एक बार रिवाइज कर लो, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे हमने कई बार बात की कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अगर मान लो किसी को ये नहीं मालूम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक बार वो चीज क्लियर कर लेंगे। देखो, जैसा हमें मालूम है पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप्स होते हैं उसमें 18 ग्रुप्स है। ओके, लेकिन 18 ग्रुप में से पहले 2 ग्रुप मेटल के हैं और बाद के जो ट्रांजिशन मेटल के हैं वो छोड़ दो, तो ग्रुप नंबर 13 से लेके हमारे काम के ग्रुप आते हैं वहां पे। ओके, 13 जो ग्रुप होता है जिसको हम बोरॉन फैमिली बोलते हैं, उसमें कौन आता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम। ओके, ये आपको मालूम होगा, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ओके, उसके बाद 14th ग्रुप जो है उसमें कौन आता है, यहाँ पे आएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN टिन या स्टैनस। ओके, और उसके बाद आएगा लेड। इसको कैसे पढ़ते हैं, कहे सीता जी सुनो प्रभु। देन 15th ग्रुप जो है, उस 15th ग्रुप में क्या आता है, यहाँ पे आएगा कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ओके, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ओके, उसके बाद 16, इसको कैसे पढ़ते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, ये सब भिखारी। ओके, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, या अलग अलग है स्टेटमेंट, आप कुछ भी याद रखना इंपॉर्टेंट है।
कोई भिखारी बोलता है, कोई बिकाऊ बोलता है। ओके, 16th यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। इसको बोलते हैं ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश। ओके, और लास्ट का है हमारा 17th में कौन आएगा? 17th ग्रुप में आता है, हेलोजन फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। ओके, अब इसमें इन सब में हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने। तो देखो 13th ग्रुप जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 2,8,3। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 283, ये 284, 285, 286, 287। ओके, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में? 1 2 3। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4। अब सब में वही आएंगे, पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक में जितने वैलेंस होते हैं उस ग्रुप के सारे एलिमेंट में उतने ही वैलेंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इस ग्रुप में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस ग्रुप में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 है। ओके, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, ये वैलेंस ही नहीं है। फिर इसमें कोई कंफ्यूज होगा नहीं। तो ये हमने किस लिए पढ़ाया कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्री स्टेट में होते हैं। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट। फ्री, ओके, तो इसको कोई फॉर्मल चार्ज ना समझो क्योंकि ये फ्री स्टेट में, हमने फिर से बोल रहा हूं मैं, फॉर्मल चार्ज इज बॉन्डेड स्टेट में जो चार्ज होता है वो। ओके, तो अब हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे। जैसा एक सबसे फेमस एग्जाम्पल में लिखता हूं वाटर का, HOH। अब देखो वाटर का हम स्ट्रक्चर लिखने को ऐसा लिखते हैं, लेकिन हमको मालूम है वाटर के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में। देखो सारे टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। ओके, तो आपने अगर पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा तो आगे की चीजें नहीं समझेगी, अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा तो कोई ना कोई चीज कहीं पे रुकेगी, आपको रोकेगी। ओके, तो इसलिए अगर कुछ बच्चे ये करते हैं कि नहीं हम ये 2 टॉपिक छोड़ देंगे फिर दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे, तो करने को कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें आपको प्रॉब्लमेटिक लगेंगी आगे चल के। ये चीजें कहीं ना कहीं हेल्प करती है। कई बच्चों को मैंने देखा है 11th पे ध्यान ही नहीं देते, वो बोलते हैं कि नहीं हमको 12th करना है, तो कि 11th के टॉपिक ही बेस होते हैं 12th के टॉपिक का। ओके, तो ऐसा मत करो। जो बेसिक टॉपिक है भले ही कम मार्क के लिए हो, मे बी उसके कम क्वेश्चंस आते हो, लेकिन ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो देखो इसमें अब ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, यहाँ पे ये बताया हुआ है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब देखो हम अगर देखें ऑक्सीजन के बारे में, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने, क्योंकि सेंट्रल मेटल आइटम के बारे में या सेंट्रल आइटम के बारे में हम FC फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अगर हम देखें तो 1 2 3 4, ये बॉन्ड में से 1 इलेक्ट्रॉन इसका है और ये बॉन्ड में से भी 1 इलेक्ट्रॉन इसका है। मतलब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अगर टोटल हम इलेक्ट्रॉन इसके कैलकुलेट करें तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 टोटल इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हम अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करें तो वो भी कितने हैं? 6 है। और हमने रूल क्या पढ़ा था, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डेड एटम तो उसके ऊपर FC फॉर्मल चार्ज क्या होता है? 0 होता है। फिर से एक बार समझ लो, इसके पास अभी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 1 2 3 4 5 6। ओके, लेकिन रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है अगर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6, क्योंकि ऑक्सीजन हमने अभी बात की कि ऑक्सीजन जो होता है वो 16 ग्रुप में आता है। ओके, तो उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो यहाँ पे भी 6 है, और ये अगर फ्री स्टेट में भी 6 थे, बॉन्डेड में भी 6 है, इसका मतलब फॉर्मल चार्ज क्या है? 0। ओके, तो इतना आसान है। अब इसी के कंपैरिजन में हम यहाँ पे, मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पे करता हूँ, H3O का एग्जांपल करेंगे। H3O कैसा होता है? इस तरह से H H और H। अब हमको इसके ऊपर का चार्ज निकालना। अब देखो ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ये देखो ये 1, फिर ये 2, और यहाँ पे है 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, लेकिन हमको मालूम है ऑक्सीजन के पास या ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
मतलब अगर हम स्ट्रक्चर देखें ऑक्सीजन का, इसके पास एक ही लोन पेयर है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5। मतलब इस स्टेट में एक्चुअल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल यहाँ पे कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, कम है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होनी चाहिए थी, 6। और जब कम इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, प्लस। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है, टोटल होने चाहिए 6, लेकिन है 5, मतलब एक प्लस कम है, तो इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज। और इसीलिए इसका फॉर्मल चार्ज, अगर इस ऑक्सीजन के बारे में हम बात करें तो इसका फॉर्मल चार्ज आ जाएगा 1 या +1। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो इन अ बॉन्डेड स्टेट। अब इसी के कंपैरिजन में मैं तीसरा एग्जांपल भी लेता हूं जो इसी से रिलेटेड है, वो है OH एटम, OH रेडिकल, हाइड्रोक्साइड रेडिकल। अब देखो OH में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्योंकि हमको मालूम है ऑक्सीजन के पास एक्चुअल 3 लोन पेयर की जगह होती है, तो वो तीनों लोन पेयर यहाँ पे आ गए और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था। अब देखो कोई बोलेगा कि यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डेड पेयर में है, और यहाँ पे जो लोन पेयर की जगह थी उसकी जगह पे ये बॉन्ड आ गया, इसलिए यहाँ पे एक ही लोन पेयर है, तो इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है। यहाँ पे देखें तो 3 लोन पेयर की तो जगह ऑलरेडी है, 3 लोन पेयर की जगह 3 लोन पेयर है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 7। एक्चुअल होने कितने चाहिए थे, 6, मतलब 7 इज ग्रेटर देन 6। देयरफॉर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब फॉर्मल चार्ज इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। और कितने माइनस, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एक माइनस, अगर 2 होते तो 2 माइनस आते। ओके, तो इसलिए इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या आया, -1। ओके, फिर हम एक एग्जांपल देखें। मान लो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है तुमको कि CH3 डैश कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड यस विथ 2 लोन पेयर्स। अब आपको पूछा गया इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालो। अब देखो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे एक बॉन्डिंग वाला, यहाँ पे एक बॉन्डिंग वाला, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6। जबकि सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हम सल्फर के बारे में बात कर रहे हैं, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में कितने होते, 6। मतलब अगर टोटल इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, 0, मतलब इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज आएगा 0। ओके, उसके बाद जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है अमोनिया का। ओके, अमोनिया का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, NHH और H, जबकि इसके ऊपर यहाँ पे लोन पेयर होगा। अब बोला गया नाइट्रोजन के फॉर्मल चार्ज निकालो। कैसे निकालोगे, पहले तो कैलकुलेट करो टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। ओके, हम नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो भी क्या होते हैं, 5। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टोटल इलेक्ट्रॉन है तो फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा, 0। और हम 0 लिखते नहीं, इसलिए हम कभी भी अमोनिया के ऊपर चार्ज नहीं दिखाते। लेकिन जब अमोनियम का एग्जाम्पल आ जाएगा, HN, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब देखो इसके ऊपर नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास 4। एक्चुअल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन में, 5। मतलब इसके पास कम है कि ज्यादा है, कम है। कम है तो फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस। और यही रीजन होता है अमोनियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है। अमोनियम कभी भी NH4 प्लस ही लिखते हैं, सिर्फ NH4 कभी भी नहीं लिखते। ओके, मान लो और एक एग्जांपल दिया गया आपको, SCH, 1 2 3 4 5 6। अब देखो सल्फर है। ओके, हम सल्फर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सल्फर में टोटल इलेक्ट्रॉन अभी कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ का एक 7, टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए सल्फर में, 6। ओके, इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो फॉर्मल चार्ज आ जाएगा -1 या माइनस, तो इसीलिए इसके ऊपर हमेशा चार्ज माइनस, जैसा OH माइनस होता है वैसा ही ये SH माइनस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लिखे, हमको दिया गया मान लो दिस वन N, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर। अब देखो किसके बारे में है, नाइट्रोजन के बारे में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, टोटल इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 और यहाँ के एक 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। तो इसलिए
इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वल मतलब फॉर्मल चार्ज जीरो। अब देखो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज तो जीरो आ गया, लेकिन नाइट्रोजन में ओके तो इससे उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मान लो यही स्ट्रक्चर है और एक हम यहाँ से एक निकाल दिया, मान लो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन गया ओके, और एम्प्टी ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल ओके, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर नहीं वैकेंट ऑर्बिटल। अब देखो इसमें भी नाइट्रोजन ही है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, 1 2 3 और 4, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन में कितने होने चाहिए 5, मतलब इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है तो फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा, आएगा +1। फॉर्मल चार्ज क्या आएगा इसके ऊपर प्लस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, HN ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे लोन पेयर। अब देखो यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, दोनों का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे ओके। पहले हम इस वाले का देखेंगे। अब देखो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4। अब आपको समझ में आ गया तो हर बार मैं टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं लिखता, टोटल होनी चाहिए 5 लेकिन है 4, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है तो फॉर्मल चार्ज क्या आएगा +1, यस और नो। जबकि इसके बारे में देखो, इसके पास 1 2 3 और ये 2 5, तो 5 होनी चाहिए, 5 है, मतलब इसका फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा 0। मतलब स्ट्रक्चर अगर लिखना है तो स्ट्रक्चर इस तरह से लिखेंगे, HN प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, कुछ भी नहीं है मतलब 0 है, दिखना है तो लिखो अदरवाइज मत लिखो, 0 लिखने की जरूरत। ऐसा ही एक और स्ट्रक्चर है ओके कि HN डबल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर 2 लोन पेयर, इसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर 1 लोन पेयर। अब आपको पूछा गया तीनों के निकालो चार्ज, तो देखो इसके निकालेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 यहाँ पे 2 3 4 5, 5 के 5 है, 5 होनी चाहिए, 5 है मतलब चार्ज 0। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 5 होनी चाहिए, 4 है मतलब चार्ज क्या आ जाएगा +1। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 है ओके, तो 5 होनी चाहिए, 6 है मतलब -1। तो ये स्ट्रक्चर हम ऐसा लिख सकते हैं, HN लोन पेयर डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड N 1 2 3 4 और माइनस ओके। एक चीज अगर किसी को नहीं मालूम तो हमेशा ध्यान रखो, दो के बीच में ये जो बॉन्ड होता है, जो हम हर बार इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये क्यों, क्योंकि यही करके दिखाता हूं मैं नाइट्रोजन का ओके। जैसा मान लो एक स्ट्रक्चर लिया हमने N ट्रिपल बॉन्ड N ओके, यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, यहाँ पे एक लोन पेयर। अब तुमको पूछा गया कि निकालो इसमें फॉर्मल चार्ज, तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2, ये है 1, ये है 1, ये है 1, क्योंकि इसका एक एक इलेक्ट्रॉन था। एक्चुअली स्ट्रक्चर इस तरह का था, 1 2 3, यहाँ पे ये नाइट्रोजन 1 2 3, फिर इसके बीच में एक बॉन्ड बना, इसके बीच में एक बॉन्ड बना, इसके बीच में एक बॉन्ड बना। तो इसलिए ये हमने जब इसको स्प्लिट किया, एक बॉन्ड इसके, एक इलेक्ट्रॉन इसका इसका इसका, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन और ये 2 5, और यहाँ पे भी 1 2 3 और ये 2 5 ओके। तो इसलिए इसके ऊपर भी चार्ज 0, इसके ऊपर भी चार्ज 0 राइट। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें ओके, H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, P डबल बॉन्ड O EHO 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 ओके। अब फॉस्फोरस के बारे में पूछा गया, फॉस्फोरस को देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5। एक फॉस्फोरस के पास टोटल है 5, एक्चुअल होने भी चाहिए 5 ओके, मतलब क्योंकि नाइट्रोजन नीचे है फॉस्फोरस, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मल चार्ज होगा 0 ओके। वैसा और एक स्ट्रक्चर दिया गया, मान लो ये फॉस्फोरस है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन 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 है। अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, टोटल इलेक्ट्रॉन है 4, लेकिन फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, मतलब इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा +1। तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा। नेक्स्ट है मान लो CH3S और इसके ऊपर 3 लोन पेयर है। अब देखो सल्फर के पास, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 7, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं अभी 7, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मल चार्ज होगा -1, तो इसलिए इसके ऊपर चार्ज आएगा -1 ओके। वैसे ही और एक स्ट्रक्चर लिखेंगे, CH3S EH
H और यहाँ पे एक लोन पेयर सल्फर के ऊपर। अब देखो सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, 3 और ये 2 5। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, सल्फर के पास 6 होनी चाहिए, मतलब इसके पास एक कम है, एक कम है, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा +1। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर जो वेरी कॉमन है HCl। ओके, अब Cl के ऊपर हमको मालूम है 3 लोन पेयर होते। अब तुमको पूछा गया कि Cl का फॉर्मल चार्ज निकालो, तो देखो Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे एक 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, टोटल इलेक्ट्रॉन भी 7, मतलब फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा, 0। ओके, उसके बाद एक स्ट्रक्चर दिया गया AlCl4, AlCl Cl Cl और यहाँ पे एक Cl। ओके, AlCl4। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब देखो इसमें एल्यूमिनियम के पास, एल्यूमिनियम है सेंट्रल, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 3। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो 1 2 3 4, टोटल इलेक्ट्रॉन है 4, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे इसका फॉर्मल चार्ज क्या है, तो मतलब फॉर्मल चार्ज आएगा -1, राइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मान लो H Si H और H है यहाँ पे, और यहाँ पे एक लोन पेयर है। अब तुमको निकालना है सिलिकॉन के बारे में। मालूम है सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। ओके, कार्बन के नीचे है, जबकि इसके पास टोटल कितने हैं अभी, 1 2 3 और ये 2 5, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। अगर टोटल 5 है, वैलेंस से ज़्यादा है, मतलब फॉर्मल चार्ज एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, माइनस या -1। लेकिन कई बार कंफ्यूज करने के लिए ना तुमको एक ऐसे रेडिकल्स वगैरह दे देते हैं, जैसा मान लो H हाइड्रोजन है। ओके, अब तुमको पूछा गया इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालो, तो कुछ भी नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में होता ही कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1। अगर 1 1 है तो फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा, 0। ओके, और अगर ऐसा दिया गया, मान लो H है, उसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा, -1। ओके, फॉर्मल चार्ज। और एक एग्जांपल दिया, मान लो एग्जांपल कुछ इस तरह का है, H N डबल बॉन्ड O। ओके, और इसके ऊपर ये 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर। अब हमको, और नाइट्रोजन के ऊपर भी एक लोन पेयर है। अब हमको ये निकालना है, इसके फॉर्मल चार्जेस निकालने। ओके, किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर का और नाइट्रोजन के ऊपर का। अब देखो ऑक्सीजन के बारे में बात करें हम पहले। ऑक्सीजन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के होते हैं 6। अगर 6 वैलेंस है, 6 ये है, मतलब फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा, 0। जबकि नाइट्रोजन के बारे में बात करें, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5, टोटल इलेक्ट्रॉन 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए 5, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते। ओके, तो इसलिए इसके ऊपर भी फॉर्मल चार्ज जो है वो क्या आ जाएगा, 0। ओके, जैसे आपको बोला गया Cl है, ओके, और इसके पास ये है इलेक्ट्रॉन्स। अब पूछा गया, अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 7, तो इसलिए इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल। अच्छा, एक और चीज़, मान लो अगर आपको चार्ज दिए गए और लोन पेयर कैलकुलेट है, तो कर सकते कि नहीं, तो वो भी देखेंगे हम। ये तो चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे यूजिंग फॉर्मल चार्ज। ओके, अब देखो जैसा एग्जाम्पल के लिए OH माइनस है, आपको मालूम नहीं लोन पेयर कितने हैं, आपको बोला गया कैलकुलेट करो, तो हम करेंगे कैलकुलेट। देखो यहाँ पे माइनस चार्ज आया, इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का है। अगर हम O और H लिखे, O के पास 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, देखो 1 2 3 4 और ये 5 है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि इसके पास एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब देखो अगर हम यहाँ पे भी लोन पेयर दिख दे, अब देखो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। करेक्ट, ये निगेटिव चार्ज क्या दिखा रहा है, निगेटिव चार्ज दिखा रहा है कि इसके पास टोटल जो वैलेंसी है कितनी है, 6, सॉरी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 प्लस 1, मतलब टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ओके, जैसा और एक, जैसा बोल दिया गया कि H3O प्लस स्ट्रक्चर निकालो, तो कैसे निकालेंगे, देखो HOH। अब ये प्लस चार्ज तुमको क्या बोल रहा है कि टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन तुम एक इलेक्ट्रॉन कम करो, क्योंकि प्लस चार्ज आ रहा है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 5 ही होनी चाहिए। अब देखो
यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, 3 हो गए, 4 5, बस खत्म। तो यहाँ पे दे दो प्लस चार्ज। ओके, तो इस तरह से आप किसी का भी स्ट्रक्चर इस तरह से निकाल सकते हो। मान लो आपको बोला गया NH2 प्लस दिया हुआ है स्ट्रक्चर, ओके, या NH2 माइनस लेंगे, ओके, NH2 पे माइनस चार्ज। अब इसका स्ट्रक्चर निकालो। अब देखो NH, ये माइनस चार्ज क्या दिखा रहा है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ये माइनस दिखा रहा है कि उसके पास 6 निकालो। अब 6 कैसे निकालोगे, देखो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, 2 तो आ गए, 3 4 5 6, ओके, मतलब ये बन गया NH2 माइनस का स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आप किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। जैसा एक स्ट्रक्चर हम लिखेंगे HN ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स निकालो। अब कैसे निकालोगे, देखो HN ट्रिपल बॉन्ड N। अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे 0 चार्ज है, मतलब इसके पास जितने वैलेंस है उतने ही रहेंगे। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास भी 5 निकालो। अब देखो 1 2 3 4 5, ये स्ट्रक्चर खत्म। अब नाइट्रोजन के पास माइनस है, मतलब इसके पास 5 से 1 ज्यादा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसे निकालोगे, 1 2 3 4 5 6, हो गया स्ट्रक्चर। ओके, तो इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर निकाल सकते हो। जैसा और एक एग्जांपल लिखेंगे, ओके, तो इस तरह से आप किसी भी स्ट्रक्चर का फॉर्मल चार्ज, किसी भी एटम के ऊपर का फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। और आपको ये स्ट्रक्चर मालूम होने चाहिए, क्यों, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर आपको रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी, जो आगे का पार्ट है, ओके, या प्रिडिक्टिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में ये चीजें आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। सो आई होप ये फॉर्मल चार्ज का पार्ट आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, प्लान एंड स्टडी प्रॉपरली।